नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कभी वास्तु और फेंग शुई के बारे में कुछ बातचीत की जाती है, तब हम हमेशा अलग अलग तरह के टॉपिक को लेकर आपके साथ फेसबुक पे लाइव शो के माध्यम से और यूट्यूब के ऊपर आपके साथ एवरी सैटरडे नए टाइम जोन के अनुसार 3 से 4 बजे जो हैं वो अलग अलग टॉपिक के माध्यम से बातचीत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मुझे किसी कंसल्टिंग के पर्पज़ से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे आपके साथ एक पूरा ये कह सकते हो कि हमारा आपके साथ एक प्रॉमिस बना हुआ है, आपके साथ बात करने का एक एक्साइटमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं कहीं पे भी बाहर होती हूँ फिर भी लाइव शो का सिलसिला जारी रखने की लगातार कोशिश करती रहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी कार से बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी भी इवनिंग तक, लेट इवनिंग तक कुछ अपना काम जो है कंसल्टिंग का वो कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन के ऊपर एक रिसोर्ट का कंसल्टिंग करने के लिए आई हुई हूँ। बीच के ऊपर बनी हुई है, बहुत सुंदर मरीना, बहुत अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पे नए तरीके से जो रीमॉडलिंग हो रही है उसमें मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे होटल मोटल इंडस्ट्री के काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो फुल सर्विस होटल होती है, जो बीच वगैरह के पास जो इस तरह के रिसोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे अपने कुछ खास लोकेशन रेस्टोरेंट होती है, उसके अंदर बार बना हुआ होता है, छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होती है, जो कलर्स कॉम्बिनेशन पहले यूज़ किए होते हैं उसको यहाँ पे प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी का अपना रिसोर्ट है तो यहाँ पे इन्होंने कोई फ्रेंचाइजी या प्रोटोकॉल नहीं रखा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर रीमॉडलिंग को रखा जाता है कि किस तरह से बिज़नेस को इम्प्रूवमेंट में आफ्टर रीमॉडलिंग बहुत अच्छा हेल्प मिले। आज हमारा शो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, गुरु चंडाल योग, जिसके बहुत सारे नाम है। गुरु राहु दशा योग, गुरु चंडाल योग, सिर्फ चंडाल योग कह सकते हो, चांडाल योग कह सकते हो, इट्स अ लॉट ऑफ नेम। सबसे पहले मैं आज आपको कुछ बातें लिखवाने वाली हूँ जो आप लिख सकते हो। काफ़ी अपने जो पुराने क्लाइंट्स हैं उसमें से लोगों के जय श्री कृष्ण है मैसेजेस सब आ रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जो हमारे जो रेगुलर लॉयल व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम तो मैं ये स्क्रीन पे यहाँ पे पढ़ सकती हूँ, और कुछ नए लोग भी इसके अंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबको बता दूँ कि हम नए टाइम के अनुसार एवरी वेडनेसडे 3 से 4 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार आपके साथ फेसबुक पे लाइव शो करते हैं। उसकी फॉलोअप इन्फॉर्मेशन 5 से 5:30 बजे इंस्टाग्राम के ऊपर उसी वेडनेसडे को प्रोवाइड की जाती है। 2 शो होते हैं। एवरी सैटरडे हम आपके साथ यूट्यूब पे 3 से 4 बजे बात करते हैं। अलग अलग टॉपिक होता है, आपको काफ़ी डिटेल में जितना हो सके उतना प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकल वास्तु की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, और साथ में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। तो अब हम जो यहाँ पे आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल हमारे हॉरोस्कोप में काफ़ी ऐसे ग्रह दशा, योग दशा होती है जिससे हम पूरी ज़िंदगी ज्योतिष विद्या के हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, हम उसके उपाय कर देते हैं, उसके बाद भी जीवन पर्यंत एक मन में, एक दिल में डर बना रहता है कि मैंने जो उपाय करवाया था वो ठीक था कि नहीं, वो सफल हो गया कि नहीं, और फिर वो बार बार करवाते रहते हैं, क्योंकि कई बार जो सिम्टम्स को समझ के उन्होंने किसी चीज़ के दोष का उपाय किया था वो उनको हमेशा दिखाई देता है। तो ज्योतिष और वास्तु में क्या फ़र्क है, पहले आप उसको समझने की कोशिश करें। वास्तु किसको कहते हैं? आवास प्लस अस्तु आपके रहने की जगह को संपूर्ण बनाता है। आपका घर आपको किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? सबसे पहले तो वेदर से प्रोटेक्ट करता है। आप अपने घर में जब जाते हो 4 दीवार के अंदर तो आपको वहाँ पे ठंड नहीं लगती है। आप अपने लिए जो भी अपने कंफर्ट लेवल की व्यवस्था हो वो सारे अपने घर में क्रिएट करते हो, तो उससे जाके जो शांति आपको अपने खुद के घर में पैर रखने के बाद मिलती है, चाहे अगर किसी भी स्क्वायर फीट का हो, कैसा भी हो, तो वहाँ पे जाने के बाद जो तसल्ली, जो संतोष, जो आत्म संतोष हमें मिलता है वो दुनिया के किसी भी बहुत ही सुंदर जगह हो, बहुत एक्सपेंसिव लुक हो, एक्सक्लूसिव लुक हो, लेकिन हमें वहाँ पे तसल्ली नहीं होती जो हमें अपने घर में जाके मिलती है। क्यों? क्योंकि घर जो होता है हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे अपने लोगों के साथ मिलके बनाया होता है। जो भी परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते उसमें आगे बढ़ते हैं।
फैमिली आगे बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में एंजॉय करते हैं। तो जब हम घर में घुसते ही बोलते हैं ना ये मेरा घर है, तो वो शांति अद्भुत होती है। ऐसी एक कहावत भी है कि इंसान की अपनी जो एक दुनिया होती है, उसका सबसे आखिरी कॉर्नर क्या होता है? उसका घर। आपकी ज़िंदगी की आपके रहने के बाद आपको जो तसल्ली मिलती है, वो पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जब घर आओगे बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र को जब आप घर में अप्लाई करते हो, तो आर्किटेक्ट एक घर बनाता है। हस्बैंड, वाइफ, माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, उस मकान के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग को घर का नाम देने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को जब आपने फैमिली के साथ मिला के घर बनाया, तब उसके बाद उसमें अप्लाई किया जाता है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र उस घर के अंदर रहने वाले तमाम लोगों की सुख सुविधा और उस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग की वजह से जितना प्रोटेक्शन उस परिवार को, जैसे माँ अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपाती है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे बेटे को कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे मकान में जब वास्तु इन्वॉल्व होता है, वास्तु प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसके नियम को अप्लाई किया जाता है, तो वो वास्तु वाला घर आपके लिए अलग अलग तरह के वेदर से प्रोटेक्ट करता है, एनिमी से प्रोटेक्ट करता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कोई भी तरह की ग्रह दशा हो, कोई भी तरह के हॉरोस्कोप हो, टेवा हो, लेकिन अगर उसका वास्तु आपने लेने के साथ सही तरीके से अपने परिवार के हिसाब से अप्लाई किया, गूगल के वास्तु की बात नहीं करती मैं, खाली नॉर्थ देख लिया, खाली ईस्ट देख लिया, आधी अधूरी चीज़ देख ली, उसकी बात नहीं करती। लेकिन जब आपने सही तरीके से अपने पूरी परिवारजनों की इंफॉर्मेशन के साथ उस घर को बनाया है, तो उस कंडीशन के अंदर वो घर का वास्तु आपकी बुरी ग्रह दशा, आपकी बदलती हुई ग्रह दशा, अलग अलग ग्रहों के अंदर होने वाली युति से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जैसे प्रकृति का नियम है कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल एनर्जी बदलती रहती है, तो बदलते हुए बदलाव को भी आपको अपने घर के वास्तु के अंदर अप्लाई करना है। अगर किसी भी चीज़ को वन टाइम करके आधी अधूरी छोड़ दोगे, तो आपको उतना परफेक्शन नहीं आता है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि इफ़ यू आर रियली कॉन्शियस, इफ़ यू आर रियली अप्लाई, आप सीरियसली उसको अप्लाई करते हो, तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होने वाली बुरी ग्रह दशा से भी आपके मकान का वास्तु बदल दे सकता है, आपको बचा सकता है। क्योंकि आपके ग्रह एक है, आपके एक हॉरोस्कोप है, फिर शादी हो गई, पति आ गया, बच्चे आ गए, सब कॉम्बिनेशन मिल गया, और सब सारे कॉम्बिनेशन मिलके कहाँ पे एक जगह पे ठहरे? आपके घर में। यानी कि अकेला अकेला इंडिविजुअल इंसान एक एक डिफरेंट हॉरोस्कोप है, डिफरेंट टेवा है, डिफरेंट आपके ग्रह है। लेकिन जब साथ में मिले तो क्या बना? एक कॉम्बिनेशन बना। पति का डायरेक्शन चार्ट, उसकी सूर्य की दशा डिफरेंट, बेटे का डायरेक्शन चार्ट, उसकी राहु की दशा डिफरेंट, माँ का डायरेक्शन चार्ट, उसका शनि का कॉम्बिनेशन डिफरेंट। सो ये सारे मिला के जब एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और वो जिस घर में इकट्ठे हो गए, अगर हम सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के हॉरोस्कोप पे इतना प्रभावशाली, इतना टेंशन करके हम इतना ध्यान रखते अपने हॉरोस्कोप को मेंटेन करने का, तो 6 लोग, 5 लोग, 4 लोग जिस बिल्डिंग में इकट्ठे हो गए 4 ग्रह दशा के साथ, तो उसको ध्यान रखना तो और प्रायोरिटी बन जाएगा। और वास्तु शास्त्र को अप्लाई करने से भिन्न भिन्न डिफरेंट डायरेक्शन चार्ट के लोग जो भी इकट्ठे हुए होते हैं, उसके प्रोटेक्शन में, उसके अनुसार आपके घर का वास्तु आपको उसमें हेल्प करता है कि आप किस तरह से ये चारों भिन्न भिन्न ग्रह दशा के लोगों को एक ऐसी बिल्डिंग में, एक ऐसे स्ट्रक्चर में संभालोगे, जिसकी वजह से एक दूसरे का एक दूसरे पे बुरा प्रभाव होने के बजाय से उस प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम उस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के माध्यम से उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सके। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, ज़्यादा समझने में अच्छे से समझ में आएगी, जिसके लिए मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है। गुरु चंडाल योग जो बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन आप समझ सकते हो। उसकी मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझा देती हूँ, कहाँ से शुरू हुआ। पुराने ज़माने में, भगवान बुद्ध के ज़माने में, एक राक्षस हुआ करता था। एक्चुअली वो राक्षस नहीं था, लेकिन वो अपने परिवार के निर्वाह के लिए जंगल में जो भी आदमी निकलता था उसको मार डालता था। वैसे वो ह्यूमन बींग ही था, लेकिन उसकी जो
उसकी जो एक्टिविटी थी, जो उसका काम था, उसका जो स्वभाव था, वो आसुरी था। तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर एक ऐसी मनोदशा ऐसी विकृत हो गई कि जिस आदमी को मार देता था, उसके हाथों के फिंगर, उसकी उँगली को वो काट के अपने गले में माला बना के डाल देता था। अब ऐसे करते-करते उसने 999 लोगों को मार दिया और उतने लोगों के हाथ की, हर आदमी के व्यक्ति की हाथ की एक उँगली जो थी, वो उसमें डाल देता था। धीरे-धीरे उस राक्षस जो था, यानी कि वो जो व्यक्ति था, उसका जो नाम था, वो उँगली माँ पड़ गया। आप उसको सर्च कर सकते हो। भगवान बुद्ध जो थे, वो उस टाइम पे जो भी लोग बुरी प्रकृति के थे, तामसी प्रकृति थे, उनको उपदेश देते थे, उनका जीवन परिवर्तन करते थे और बहुत ही सात्विक, भगवान बुद्ध के बारे में जितना कहा जाओ कम है। शायद बहुत सारे जनरेशन तक सब लोग उनको जानेंगे, क्योंकि उस तरह की प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ भगवान बुद्ध को मानने वाला पूरा एक समुदाय है। तो जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, वो भगवान बुद्ध के विचारों को, उपदेश को फॉलो करते हैं। और भगवान बुद्ध जो है, वो मोह माया से परे और करुणा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं, उनके दिल में सिर्फ दया ही दया है। तो उंगली राक्षस को किसी वजह से भगवान बुद्ध के साथ उस जंगल में उनका मिलना हो गया, क्योंकि बुद्ध जो थे अपने प्रवचन उपदेश के लिए अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। तो उस जंगल से उनका गुजरना हुआ जहाँ पे ये उंगली राक्षस रहता था। और जब भगवान बुद्ध वहाँ से निकल रहे थे, तो उस जंगल से पास होते दौरान, वहाँ से पसार होते वक्त, वहाँ का जो राजा था उसको ये बात पता चल गई कि भगवान बुद्ध जो है वो यहाँ से आ रहे हैं और इस जंगल से होते हुए हमारे नगर में आने वाले हैं। तो बहुत खुश हो गए और साथ में उनको इस बात का भी डर लगा कि भैया इस जंगल में तो उंगली राक्षस है। लेकिन जब ईश्वर कोई चीज़ में अवतार लेता है ना, तो उनका प्रयास ये होता है कि हर बुराई को मिटाए। वैसे भगवान बुद्ध जैसे महात्मा जो सर्वगुण संपन्न थे, ज्ञानी थे, उनको भी तो ये पता ही होगा कि यहाँ पे ये इस तरह से एक राक्षस जो है वो इतने सारे लोगों को मार देता है। और शायद इसी वजह से उन्होंने वो रास्ता ढूंढा होगा, क्योंकि उनको, उनका जो अवतार था वो हर बुराई को मिटाने के लिए था। तो भगवान बुद्ध निस्वार्थ भाव से वहाँ से निकले और राक्षस जो था, यानी कि उंगली माँ था, उन्होंने उनको ललकारा और बोला कि मैं आपको मारने वाला हूँ। भगवान बुद्ध उसको सही समझदारी, सही उपदेश देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जो उसकी मानसिक विकृति थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको इनकी कही हुई कोई भी बात उसके दिलो दिमाग में, ज़हन में बैठती नहीं थी। और वो फुल ऑफ नेगेटिव, यानी उसकी एक ही मंशा थी कि 999 लोगों को मैंने मारा है, मैं भगवान बुद्ध को मार के मैं इसको पूरा अपना जो गोल है वो अचीव कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले राजा के जो आर्मी थी, राजा के जो सैनिक थे, वो लोग आ गए और उन्होंने उस राक्षस को गिरफ्तार कर लिया, उसको पकड़ लिया और उसको जाके जेल में, प्रिजन में डाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि भगवान बुद्ध यहाँ से निकल रहे। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने तैयारी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब राजा ने डिसाइड किया कि इसने भगवान बुद्ध के साथ विभत्स व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, इसको मार देते हैं, तो भगवान बुद्ध ने उसकी माफ़ी के लिए राजा के लिए प्रार्थना की। वो उंगली माँ इतना हतप्रभ हो गया कि जिस आदमी को मैंने मारने की कोशिश की, वो आज मेरे रक्षण के लिए, मेरे को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये बात मैथोलॉजिकल है। अब मैं आपके ज़माने में, आज के ज़माने के साथ आपका तालमेल करवा देती हूँ। ये सब चीज़ से उसका हृदय परिवर्तन हो गया एंड उसकी जो बुराई थी वो दिमाग से निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना है, लेकिन जब वो काम करता है, कर्म करता है, पढ़ता है, परिवार के लिए कुछ कमाने की कोशिश करता है, तो वो कंपटीशन में लग जाता है, दौड़ में लग जाता है। और जब हम कंपटीशन में भागते हैं, तब हमारा गोल होता है कैसे भी करके हासिल करना, अच्छा बुरा छाने दो, सब हासिल करना। उसमें फिर हम मोरल ऑफ द लाइफ जो होते हैं वो भूल जाते हैं। काफ़ी समझदार भी लोग होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, कि हर भागा दौड़ी में भी वो अपने जीवन के मोरल जो होते हैं, जो अपने जीवन के उसूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आज के ज़माने की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, उसके साथ समझौता कर लेते हैं और अपनी पर्सनालिटी को अंदर से, दिल से, अच्छे संस्कार, अच्छे माता पिता से मिले हुए संस्कार की वजह से दिल में कोई भी भाव आता हो, लेकिन उसको दबा देते हैं और अपनी आज और अपनी वर्तमान परिस्थिति के साथ वो सरेंडर हो जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चंडाल योग जो होता है वो 2 लोगों को इफेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो आपका सबसे पहला हाउस होता है वहाँ पे गुरु और राहु अगर एक साथ में हो जाए तब चंडाल योग बनता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गुरु जहाँ पे भी आपके पास जिस हाउस में बैठा हुआ हो उसकी सीधी दृष्टि, राहु की सीधी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ती हो या केतु की सीधी दृष्टि जहाँ पे भी स्ट्रेट उनका विजन जो होता है वो गुरु के साथ गुरु के ऊपर पड़ता हो, तो उस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उस कुंडली के अंदर चंडाल योग बन जाता है। और वो चंडाल योग सिर्फ तब जाके इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट देता है जब आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन स्ट्रांग हो। अब देखिए, आपके घर में, आपके परिवार में, हमारी सोसाइटी में आज के जो बड़े बड़े प्रिस्ट और जो भी लेक्चरर होते हैं उसकी कुंडली में चंडाल योग है कि नहीं, मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बिना हॉरोस्कोप उठाए समझ में आ जाएगा। हम कुछ लिस्ट बनाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो ड्यूल पर्सनालिटी में होते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैं कई बार हस्बैंड वाइफ का कंसल्टिंग करती हूँ तो उसमें उनके पति इतनी अच्छी बात करते हैं, हमें 2 मिनट के लिए शक होता है कि जो वाइफ कंप्लेन करी वो सही है कि नहीं। ये बात वाइजे वर्जा भी हो सकती है, वाइफ के बारे में भी हो सकती है। और वो इतनी अच्छी तरीके से इतने सही बने रहेंगे कि कभी थर्ड पर्सन को उसमें गलती दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्चुअली दे आर डिफरेंट। सो बोलना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, जिसको आप ये भी कह सकते हो मुंह में राम बगल में छुरी। वो व्यक्तिगत लाइफ में अपने माता पिता, फैमिली, बच्चों के लिए उतने सहयोगी नहीं होते हैं जितनी डिप्लोमेटिकल उनकी बातें होती है। सो दे आर पॉलिटिशियन। ये एक पहचान होती है गुरु चंडाल योग की, गुरु राहु चंडाल योग की। दूसरी बात करते हैं, जब कभी आपकी एजुकेशन अथाक प्रयत्न, मतलब सब कंफर्ट लेवल है आपके पास, कोई दुख नहीं, माता पिता पैसे खर्च करें, सब करें, लेकिन आप अपना एजुकेशन किसी भी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तब जाके कुछ हद तक सिम्टम्स होता है। 100% सारे एजुकेशन के साथ अधूरे जुड़े हुए लोगों के लिए 100% नहीं होता है, बट स्टूडेंट के लिए ये भी एक बात होती है कि जब कभी आप अपने सारी कोशिश के बाद अपना एजुकेशन, अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो, तब जाके चंडाल योग की वहाँ पे कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं उसकी इफ़ेक्ट उस वहाँ पे रहने वाले लोग और जो स्टूडेंट होता है उसमें से किसी फैमिली मेम्बर को, किसी के कॉम्बिनेशन को, लेकिन वहाँ पे गुरु चंडाल योग की छाया जो होती है, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है, वो परिवारजनों के अंदर दिखाई देता है। बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति क्यों ना हो, आपके और मेरी जैसी एज का भी व्यक्ति हो सकता है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आपने काफ़ी करप्टेड लोग देखे होंगे। करप्शन भी गुरु चंडाल योग की एक निशानी का हिस्सा है। करप्शन इसलिए है कि गुरु जो है वो बुद्धि प्रदान करता है, बुद्धिजीवी है। गुरु की वजह से आपको सही गलत की समझदारी होती है। जब वो आदमी गुरु की दशा में होता है तब इतनी अच्छी बात करेगा, इतनी समझदारी वाली बात करेगा कि आप उससे इम्प्रेस हो जाओगे। फिर आता है राहु का रोल। राहु माया का सबसे बड़ा बंधन है, ग्रीडी है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, मैं। उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ उसमें होती नहीं है। तो जब राहु की बात आती है तो वही स्वीट टंग और अच्छी बात करने वाला जो गुरु होता है वो उस व्यक्ति के गलत रूप का, नेगेटिविटी का रिफ्लेक्शन बन जाता है। और एक ही व्यक्ति का जब परछाई डिफरेंट होती है और वो व्यक्ति डिफरेंट होता है, व्यक्ति का पर्सनालिटी का होना गुरु का रूप है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन का होना राहु का रूप है। सो दे हैव अ ड्यूल पर्सनालिटी, टू कॉम्बिनेशन। तो करप्टेड लोग जो होते हैं वो आपके साथ बैठ के करप्शन के बारे में बहुत बुरी बातें बताएंगे, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, सारे अंडर टेबल वही करप्शन करवाने की कोशिश करते हैं। करप्शन तरह तरह का होता है। अगर हम किसी को कोई लालच देकर अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक करप्शन का हिस्सा है। इट्स लाइक लॉट ऑफ वेरिएशन। लेकिन कोई भी चीज़ जो आप अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से हासिल करते हो उसको आप शायद करप्शन बोल सकते हो। उसके बाद गुरु राहु चंडाल योग के जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी घरेलू जीवन में 2 तरह से होती है। ऐसे लोगों को सबसे पहला अनबन होती है अपने माता पिता के साथ। वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन माता पिता के साथ उनका जो रिश्ता होता है वो अच्छा नहीं होता है। उसके बाद जब कभी
वो शादीशुदा जीवन में जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो जो उनके इन लॉज की फैमिली होती है, सास ससुर वगैरह, खुद के माँ बाप से नहीं बनती और अपने इन लॉज से भी नहीं बनती। कई बार दोनों जगह पे कोई भी रिलेशनशिप में गुंजाइश नहीं रहती है, कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। कई बार दोनों में से एक रिश्ता होता है और दूसरे में भी बहुत ज़्यादा अनबन बनी रहती है। तो गुरु चंडाल योग वाली कुंडली की इस तरह की व्यक्तित्व की पर्सनालिटी के लोगों को अपने खुद के माता पिता और अपने इन लॉज के साथ कभी नहीं बनती। तो ये भी एक उसकी सिम्टम्स यानी कि आप उसके लक्षण बोल सकते हो। इसके अलावा अगर गुरु चंडाल योग की कोई फीमेल की बनी हुई व्यक्तित्व है, फीमेल की पर्सनालिटी है, उसके हॉरोस्कोप है, उसका टेवा है, तो उनको सबसे पहले थोड़ी बहुत परेशानी प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी के बाद कभी भी उनको नेचुरल डिलीवरी नहीं होती। ये भी एक कमाल है इस तरह के ग्रह योग का, सी सेक्शन होना, सिजरिन होना, लेकिन उनको कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ये भी एक सिम्टम्स होता है। वो कितने परसेंट आपके लिए इफेक्टिव होगा, कितने परसेंट नहीं होगा, ये सब चीज़ें अगर टू द स्केल हम देखेंगे तो टू द स्केल ये आपके अपने गुरु की पोजीशन पे डिपेंड करता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब मैं आपको वास्तु की बातें बताने वाली हूँ। अब गुरु चंडाल जो योग है उसका नाम है गुरु चंडाल योग। तो योग क्या होता है? योग उसको बोलते हैं कि वो शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योग। आप किसी से मिल गए, हम क्या बोलते हैं? योगानुयोग, शायद मिल गया। जब कभी आप कोई भी अलग अलग तरह के योग करते हो जो आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, तो थोड़ी देर तक आप उस योग में मंत्रमुग्ध हो जाते हो और बाकी आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। हमने लास्ट टाइम फेसबुक पे बात की थी काल सर्प दोष। काल सर्प दोष मतलब वो 101% नेगेटिव इफेक्ट देता है, नो मैटर व्हाट। उसमें आपके बचने की गुंजाइश नहीं है। मे बी यस, मे बी नॉट, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु चंडाल योग टू द स्केल जाता है। 10/10 किसी को इफेक्ट कर सकता है, किसी को 8/10 दे सकता है, किसी को 6/10 दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना परसेंट इफेक्ट करेगा। तो योग का मतलब होता है मे बी नॉट। तो अब ये मे बी क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि गुरु जितना कमज़ोर होगा उतना उसका दुष्प्रभाव जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु जितना पावरफुल होगा उतनी अच्छी तरीके से वो आपकी बुद्धि को कैसे अलग अलग तरह के स्कैंडल में इन्वॉल्व करना है वो बताएगा। गुरु राहु के साथ है, अकेला गुरु नहीं। अकेला गुरु होता तो आपको बुद्धिजीवी बनाता, आप सही बातों को कहते। एक और भी मैं उदाहरण देना चाहूँगी। आपने और मैंने दुनिया के किसी भी कंट्री में बहुत बड़े बड़े बाबाओं के बारे में सुना है, ये साधु महात्मा ने ये चमत्कार कर दिया, ये कर दिया, उन्होंने इतने बड़े बड़े आश्रम खोल दिए, इन्होंने फलाना किया, इन्होंने ये कर दिया, वो किया, और बड़ी बड़ी बातें बहुत प्रवचन के अंदर लोग उसके प्रभाव में आ गए, लोग उससे हिप्नोटाइज हो गए, लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? वो अरेस्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उनकी सारी जो कहानी थी वो खुल गई और लाइफ टाइम उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं आए। तो शॉर्ट टर्म लाइफ हो गई। पहले वो बहुत ऊपर तक गए, फिर वो बिल्कुल ज़मीन पे गिरे, लेकिन उसके बाद वो कभी खड़े नहीं हुए। कुछ सही लोग भी होते हैं जो कई बार ऊपर जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स उनको अपने कंपटीशन के गलत लोगों की वजह से होती है, फिर वो वापस सही होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन गुरु चंडाल योग वाली जो कुंडली वाले गुरु महात्मा होते हैं वो टॉप पे जाते हैं, बहुत टॉप पे जाते हैं, और उसके बाद कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन दोबारा नहीं उठते। तो ये भी उसके एक टाइप के सिम्टम्स है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जिस हॉरोस्कोप की आपकी कुंडली बनी हुई हो, उस कुंडली के हिसाब से जो नुकसान आपको होना है, जो फ़ायदा आपको होना है, अच्छा आपके साथ होना है, बुरा आपके साथ होना है, तो आप घूम फिर के उस घर में चले जाते हो, घूम फिर के उस कंट्री के उस कमर्शियल प्रीमाइसिस में दुकान, ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाते हो, और तब जाके वो भूमि आपको फर्दर फ्यूचर में आने वाले अच्छे और बुरी चीज़ों का इफेक्ट देती है। तो जगह क्या बन गई? निमित्त बन गई। वास्तु जिस जमीन, जिस जगह, जिस घर पे आपको पहुंचना है, वो जगह आपको अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए एक निमित्त बन गई, एक वजह बन गई, एक रीज़न बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको कुछ अच्छा या बुरा होना है
तो आप अपनी बुद्धि से अपने लिए कोई जगह का सिलेक्शन करते हो। जब वास्तु सही होता है तो फ़ायदा होता है, जब वास्तु गलत होता है तो नुकसान होता है। लेकिन सही वास्तु में जाता कौन है? घर का मुखिया खुद। गलत वास्तु में जाता कौन है? घर का मुखिया खुद। जब सही वास्तु होता है तब आप सोचते हो नहीं चलो किसी की हेल्प लेते हैं, ये समझते हैं, खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो और अपने आप राइट दिशा में पहुंच जाते हो। जब गलत वास्तु होता है तब लोग कितना भी आपको कह दे, आप बोलोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे को सब पता है, मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं हो सकता। सो हमेशा ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर होता है वो आप खुद होते हो। और जब गाड़ी अपनी ज़िंदगी की प्रारब्ध की डेस्टिनी की जब आप उसको लेकर आगे जाते हो तो उसका डिसीजन कौन लेता है? आप खुद लेते हो। थर्ड पार्टी एडवाइज़र है, वो आपको सलाह दे सकती है। आपने वास्तु का प्रोग्राम सुना, मैंने आपको 1000 टिप्स 101% सही दी, लेकिन आप अप्लाई कितनी करोगे? जितनी आप करना चाहते हो उतनी नहीं करोगे, लेकिन जितनी आप उस जगह के अंदर कर सकते हो, जितना आप उस जगह के अंदर अचीव कर सकते हो, बाकी की सारी चीज़ ऐसी हो जाएगी कि वो भ्रम हो जाएगा और बाकी चीज़ भूल जाओगे। और सब कुछ लिखा हुआ होगा पेपर में, सब किया होगा, अपने दोस्त को बता दिया होगा, लेकिन खुद अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने आपको गुरु चंडाल योग वाले आध्यात्मिक वृत्ति के साथ जुड़े हुए, क्योंकि गुरु चंडाल योग के अंदर कई बार लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ के अंदर, लाइक एक दो लोगों की बात नहीं चल रही, यहाँ पे 50-60 लोगों की बात नहीं चल रही, हज़ारों लोगों की भीड़ के अंदर वो आदमी जो होता है वो छा जाता है और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हम ये कहें कि ये भीड़ इकट्ठी नहीं होती, ये आदमी गुरु बना नहीं होता, तो ये आदमी अभी इतनी ख़राब तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पहले वजह होती है और वजह के बाद उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। इम्प्रिजनमेंट, बहुत ज़्यादा लीगल चीज़ों में पढ़ना, करप्शन के अंदर पढ़ना, करप्शन का व्यक्तिगत आरोप लगना, व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई तरह का पर्सनल आरोप लगता है। बहुत सारी वजह उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है, लेकिन एक कॉमन गुरु चंडाल योग की होती है कि वो आपके ऊपर एक आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, आपको दोषी बना देता है, व्यक्ति को दोषी बना देता है। यानी कि आप खुद तकलीफ में आ जाते हो, बाद में आप उसका कोई उपाय नहीं, बाहर नहीं निकल सकते हो, एक बार अगर प्रॉब्लम में आ गए तो। वास्तु के हिसाब से जब कभी किसी की भी कुंडली में गुरु चंडाल योग होता है, लेकिन वो ज़्यादा ना हो, 2-10 स्केल अगर हम बात करें तो वो कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को एक फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये होता है कि उसके नाम पे ज़मीन होती है। वो ज़मीन खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसके आसपास के जो लोग होते हैं, परिवारजन जो होते हैं, उसकी वजह से या कोई भी अदर सर्कमस्टेंसेस, उसको व्हील में मिल जाए, माता पिता दे दे, कहीं से भी आए, चाचा दे दे, लेकिन उसके नाम पे ज़मीन होती है। अगर वो 50% से कम इफ़ेक्टिव, यानी कि 2 द स्केल 5-5 का रेशियो पकड़ते हैं, 5/10, तो इस कंडीशन में उसका फ़ायदा होता है। अब गुरु चंडाल योग के अंदर अगर आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, आपने उसके विधि विधान के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सारे उपाय भी करवा दिए, आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आप ड्यूल पर्सनालिटी हो, वाइफ के साथ चीटिंग करते हो, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ चीटिंग करते हो, मोरल वैल्यू नहीं है, बीवी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो, वाइफ जो है वो अपने बच्चों की और सारे जो सिम्टम्स है वो गुरु चंडाल योग वाली कुंडली के आते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो वास्तु शास्त्र के नज़रिए से गुरु चंडाल योग के साथ जुड़ी हुई कुंडली के लोगों को लाइफ टाइम करनी चाहिए। लाइफ टाइम कितनी भी आपने एस्ट्रोलॉजिकल उसके लिए उपाय करवा दिए, राहु के जाप करवा दिए, आपने गुरु का स्टोन पहन लिया, गुरु के लिए ज़्यादातर गुरु चंडाल योग में जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस होती है उसके अंदर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रेमेडी 2 ही चीज़ों की होती है। गुरु का स्टोन पहनाया जाता है, उसके जो 38,000 जो उसके जाप होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं वो करवाए जाते हैं। वो फिर जो राहु के होते हैं उसके लिए वहाँ पे आपको कुछ प्रोसीजर बताया जाता है, जिसमें एक मिट्टी का कोई भी घड़ा होता है, उसमें पानी भर के, जिसको गुरु चंडाल योग है, उसको नदी में बहाया जाता है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन यहाँ पे हम वास्तु के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो गुरु चंडाल योग जो है वो कितना % इफेक्टिव है, कितना % इफेक्टिव नहीं है, वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, पूरी लाइफ में 3 बातों के सिम्टम्स रहते हैं। व्यक्तिगत पति पत्नी का रिलेशनशिप जो होता है वो ऑटोमेटिकली
नाराज़गी रहेगी क्योंकि आप जिम्मेदारियां नहीं उठाते हो। जो व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, और वो आपके लिए जिम्मेदारी अपने काम की, अपने कर्तव्य की, अपने कर्म की ना उठाए, तो नाराज़गी होना तो स्वाभाविक है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप जो होते हैं उनके, वो बड़े स्पॉयल होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। पति पत्नी के रिलेशनशिप में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आपने घर देखे होंगे कि हस्बैंड जो है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ह्यूस्टन में एक घर विजिट किया था। उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, उनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के लीगल केस चल गए। अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अपनी जो क्लिनिक थी उसमें किसी को अब्यूज़ किया, और ये सब चीज़ के बुरे प्रभाव की वजह से प्रैक्टिस बंद हो गई, और फिर उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस तो ठीक है, बाकी सब कुछ तो वहाँ तक तो ठीक था। प्रैक्टिस बंद होने की वजह से जो जो उनको नाराज़गी हुई, जो दुख लगा, उसमें से वो उभर के बाहर ही नहीं आए। और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया। अब वाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो दूसरी कंट्री से यहाँ पे आए हुए थे। उनकी वाइफ के पास अपने हस्बैंड डॉक्टर थे, तो इतना सोर्स ऑफ के इनकम इतनी सफिशिएंट थी कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने बेचारे ने कभी लाइफ में कुछ किया नहीं था। अब अचानक से एक एज के बाद, अबाउ द 50, आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाए। बच्ची शादी के योग, तो उसकी यूनिवर्सिटी चल रही थी, और उसके बीच में सब कुछ इधर उधर हो गया। उस लेडी ने कंसल्टिंग करवाया ये सोच के कि ये घर में आने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी जो थी ना, वो तबाह हो गई। एग्जैक्टली उनका ये वर्ड था जब वो मुझे पहली बार मिले थे। उनको ये था कि क्या है, हम इतने खुश थे, मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे। शुरू में तो नहीं बताया था कि ये सब चीज़ हुई, लेकिन वो तो बाद में धीरे धीरे बातें हुई, उसके बाद पता चला। तो कई बार गुरु चंडाल योग की व्यक्ति आपके जीवन के अंदर पति बन के, भाई बन के, बहन बन के, माँ बन के, माता पिता के किसी भी रूप में अगर आ जाती है, तो उसके साथ जो भी जुड़े हुए बाकी के फैमिली मेंबर होते हैं, वो उससे इतना थक जाते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, लेकिन जो साथ में जुड़ने वाले लोग होते हैं उसको उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है। तो इस तरह के लोग जब अपने लिए घर देखने जाते हैं, या अपने लिए घर खरीदते हैं, या आपको पास्ट में किसी प्रिस्ट के थ्रू पता है कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग है, आपने समाधान भी करवा दिया है, सब कुछ हो चुका है, या फिर आपने अभी अभी जाना कि इस तरह की व्यक्तित्व वाली पर्सनालिटी आपके घर में रहती है, तो गुरु राहु चंडाल योग के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो होते हैं वो आस पास नहीं होते, डायगनली होते हैं। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, साउथ वेस्ट सामने है, तो साउथ वेस्ट में जो भी चीज़ रखी है उसका सीधा प्रभाव नॉर्थ ईस्ट पे आता है। नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज़ें रखी है उसका प्रभाव साउथ वेस्ट में आता है। अगर आपने जो भी एनर्जी लेवल के लिए, आप पृथ्वी का जो ग्लोब होता है उसके ऊपर अलग अलग तरह के ऑरा बने हुए होते हैं, उसका एनर्जी का लेवल होता है। तो जब कभी आप देखते हो कि वो हमेशा सी शेप में, संतरे के शेप में, पृथ्वी को अगर हम मान लेते हैं, तो उसका जो संतरे का जो छिलका आप देखेंगे ऐसे सी शेप में ऐसे घूमता रहता है। तो एनर्जी का सबसे पहला रूल्स है कि एनर्जी जो होती है वो क्रॉस में जाती है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब कार्डिनल दिशा है, दोनों सब कार्डिनल है, और दोनों डायगनली काम करते हैं। डायगनली का काम ये होता है कि जो भी तरह की एनर्जी फोर्स है पूरे वास्तुशास्त्र में, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि दो दिशा एक दूसरे के साथ काम करें। सब कार्डिनल में साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो साउथ वेस्ट के साथ है। तो जब कभी अगर आपकी फैमिली मेंबर में जो घर के मुखिया होते हैं, बेटी बेटी की बात नहीं कर रही, लेकिन जो भी घर का मुखिया होता है, बिजनेस का मुखिया होता है, उसको गुरु चंडाल योग के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अगर उसका डायरेक्शन चार्ट होगा, वो कितना भी घर देखने की कोशिश करेंगे, कितने भी होटल मोटल या बिजनेस देखने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। कितना भी घर देख लें, कितने ज़्यादा पैसे आपके पास हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो, लेकिन जब कभी अपने लिए कोई चीज़ को ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको दो दिशाओं में कॉन्स्टेंटली फॉल्ट मिलेगा। लाइफ से लेकर डेथ तक कुछ भी ढूंढो, रेंटल ढूंढो, खुद का ढूंढो, स्टोर ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, और वो होगी दिशा दो, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। यानी कि वो दिशा आपकी पैदाइशी कमज़ोर है, जब कभी ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा नहीं। अब आप नया घर खरीद रहे हो, आपने पहले से डिसाइड किया मुझे वास्तु करना है,
अपने घर के लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए। हम देखते हैं कि भैया इसमें से ये व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजिकल भी उनका ऐसा ही है कि इनके पास चंडाल योग है। उसको वास्तुशास्त्र में फिक्स करने के लिए हम ऐसा घर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नो मैटर व्हाट, जो भी प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट के लिए हम सिलेक्ट करें उसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, उसमें 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो वास्तुशास्त्र की किताब लेकर, बुक लेकर घर नहीं ढूंढना है। सीढ़ियों के स्टेप कितने हैं, पानी का सिंक किधर है, किचन कहाँ है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज़ होती है। जो उसको चाहिए, जो उसके कमज़ोर पॉइंट है, जो उनके पैदाइशी वीक पॉइंट है, कहीं भी जाएंगे वहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। वो आपको पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ से आप पैदा हो चुके तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हॉरोस्कोप को आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन क्या बदल सकते हो, अपने घर के वास्तु को बदल के आप अपने हॉरोस्कोप के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हो। आपको ये पता है कि मेरी कुंडली के अंदर 2 सबसे बड़े ग्रह दोष, जिसको अगर मैं दिशा में कन्वर्ट करूं तो वो है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, उसको मैं एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करूं तो वो है गुरु एंड राहु। वो दोनों जो हैं वो मुझे यहाँ पे उत्पात मचाते हैं, मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ से मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिलता, यहाँ से मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो आप अपने खाने में वही चीज़ को ऐड करने की कोशिश करोगे जिसमें विटामिन सी है, तो फिर आप ऑरेंज जूस लोगे। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए नहीं है तो आप एप्पल खाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास नहीं है तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो आपके पैदाइशी ग्रह दशा हॉरोस्कोप वाइज कमज़ोर है, वो चीज़ कितना भी भाग के घर ढूंढोगे लेकिन वो चीज़ हाथ से छूट जाएगी। तो वेन एवर यू गो फॉर लाइक, आप डिसाइड करते हो कि आई वॉन्ट टू लाइक दिस, मुझे ये चीज़ अपने लिए कंप्लीट करनी है, तो जब कभी आप घर लेने की कोशिश करते हो, बिजनेस लेने की कोशिश करते हो, ले लिया है और अभी आप ये प्रोग्राम को सुन रहे हो, तो घर के बाहर जाना है कंपास लेकर, छोटे से कंपास से 2 दिशा देखनी है। जितने जितने लोग अभी ये प्रोग्राम देखते हैं उन तमाम लोगों को अपने घर के अंदर कहीं से भी आज या पास्ट में पहले पता हो कि गुरु राहु चंडाल योग वाली कुंडली है, या आपको शुरू से ये बात पता थी और आपके माता पिता ने प्रोसेस करवा दिया था, विधि करवा दी थी, पूजा करवा दिया था, निवारण करवा दिया था, बट स्टिल नाउ आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट को कंस्ट्रक्शन वाइज देखना है कि वहाँ पे दिशाओं में कोई स्लोप अप एंड डाउन होना, कोई भी तरह के कॉर्नर कट होना, ऐसी कोई बात है कि नहीं, ये पहले देखना है। दूसरा, ऑल द टाइम पूरी लाइफ वो दोनों दिशा के अंदर जो भी चीज़ का इंटीरियर करते हो, कलर्स कॉम्बिनेशन करते हो, जो भी तरह की चीज़ें अप्लाई करते हो, वो दोनों चीज़ें आपको दोनों डायरेक्शन को ऑलवेज मेंटेन करना है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पैदाइशी कमी है, जो आपको ईश्वर की ओर से हेवन लक से जो ग्रह प्राप्त हुए हैं, जो पैदाइशी आपके हेवन लक की कमी है, वो आप क्यों नहीं कर पाओगे। वास्तु के हिसाब से इंसान की लाइफ में 3 लक होते हैं। जब वो पैदा होता है और उसको जो ग्रह दशा योग बनते हैं उसको हम हेवन लक बोलते हैं। जो अपनी पहचान बनाता है और उस पहचान को, आप गैस स्टेशन के मालिक हो, लिकर स्टोर के मालिक हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, उस पहचान के माध्यम से उसकी एक कैटेगरी वास्तु में डिसाइड की जाती है, उसको हम बोलते हैं मैनकाइंड लक। कर्म के हिसाब से आपकी एक नई पहचान बनी। और तीसरा, जहाँ पे आप रहते हो वो है उस जगह का अर्थ लक। तीनों को कंबाइन करते हैं तब जाके आदमी का भाग्योदय होता है। तो अर्थ लक में सब कुछ सम्मिलित है। अगर आपको शुरू से पता है कि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है तो बाय बर्थ आपके पास उसका कोई समाधान नहीं है कि आप अपने हॉरोस्कोप को बदल दो। लेकिन जो आप अपने लिए घर को सिलेक्ट करते हो, कमर्शियल प्रीमाइसिस को सिलेक्ट करते हो, और आपको पता है कि ये मेरी कुंडली की सबसे कमज़ोर बात है, तो वो दशा आपके घर की डायरेक्शन के साथ, जो आपके हॉरोस्कोप में होने वाली दशा है, वो आपके घर की डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के माध्यम से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। इसीलिए वास्तु में कहते हैं कि दशाएं दिशाएं बदल सकती हैं। आपकी जो भी डायरेक्शन है वो आपकी जन्म कुंडली की दशाओं को भी चेंज कर सकता है। अगर आप उसको ये कहो कि दशाओं के थ्रू दिशाएं बदल जाए तो भी बात अलग है, और आप उसको ये बोलो कि दिशाएं जो है वो आपकी दशाएं बदल सकती हैं। दशाएं का मतलब होता है जो आपकी
पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह है उसके हिसाब से जो कमी जिधर किधर जाते हो आपको मिल जाती है वो आप फुलफिल कर सकते हो। अब कोई भी दूसरा आदमी घर ले और वो किसी भी डायरेक्शन का ले, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करे तो चलेगा, वो नॉर्मल आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी कर लेगा, साउथ वेस्ट में रेमेडी कर लेगा, वो रेमेडी वर्कआउट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंडाल योग है और आप जितनी भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की रेमेडी करते जाओगे अपने हिसाब से, किसी ने 2% की उसको इफेक्टिव है, आप 80% तक नहीं जाओगे, आपको इफेक्ट नहीं आएगी। तो हर व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने अपने घर में जो टिप्स अप्लाई की होती है, जो चीज़ें अप्लाई की होती है, वो जिस डायरेक्शन के साथ उनका संबंध होता है, जिस डायरेक्शन के साथ उनकी पर्सनालिटी जुड़ी हुई होती है, जिस एलिमेंट के साथ वो व्यक्तित्व जुड़ा हुआ होता है, उस एलिमेंट को मेंटेन करने से उसको फ़ायदा होता है। लेकिन जिस एलिमेंट के साथ आपका कोई वास्ता ही नहीं है, जिस डायरेक्शन के साथ आपका नेगेटिव संबंध है, जिस डायरेक्शन के साथ आपका कंप्लीटली नेगेटिव प्रभाव है और उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वो नकारात्मक प्रभाव वाली दिशा को आपको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको अपने घर के वास्तु के माध्यम से संभालते हो तो वहाँ से होने वाला नुकसान आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ से भी गलत है। जो डेट ऑफ बर्थ में अच्छा ही है, मान लो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका चंद्र अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका केतु अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका सूर्य अच्छा है, तो आप अपने घर का ईस्ट कॉर्नर है, अपने घर का नॉर्थ कॉर्नर है, अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो, उसमें थोड़ा ध्यान रखते हो, नहीं रखते हो, कुछ करते हो, नहीं करते हो, फिर भी वो आपको कुछ हद तक संभाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पावरफुल दिशा है, वो आपका सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग एलिमेंट है। लेकिन जो आपका डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, आपके दुश्मन को आपको गिराने का एक मौका अगर मिल जाएगा तो वो नहीं छोड़ेगा आपको। तो जो आपके नकारात्मक डेट ऑफ बर्थ से पैदाइशी जो आपकी बुरी ग्रह दशा है, जो आपको किसी भी कीमत पे उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, वो आप अपने मकान के वास्तु को, अपने घर के कॉर्नर को ऐसे बना के संभाल सकते हो जिसकी वजह से आप खुद का प्रोटेक्शन कर सको। अब देखते हैं कितने सवाल आए हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जिन लोगों को अपनी कुंडली में चंडाल योग दिखता हो, उनको मैं 2 छोटी-छोटी टिप्स देना चाहूँगी। पहली बात, जब कभी वो अपने लिए घर का सिलेक्शन करे तो उसको हाइट पे रहना चाहिए। कभी भी रोड लेवल से झुका हुआ घर नहीं लेना चाहिए। गुरु चंडाल योग वाले लोगों को कभी भी अपने लिए ऐसा कोई भी घर नहीं लेना चाहिए जो घर के बिल्डिंग के बराबर बाहर टी जंक्शन पड़ता हो। अगर टी जंक्शन और गुरु चंडाल योग वाले व्यक्ति, यानी कि जिसका नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दिशा अच्छी ना हो, वैसा व्यक्ति, अगर हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करता है। तो जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप पृथ्वी का ग्लोब देखते हो तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी बैलेंस नहीं होता हो वहाँ पे चीज स्थिति उबड़ खाबड़ हो जाती है, जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती है। तो जैसे आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट कटे हुए, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डैमेजेस तो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनकी कुंडली में इस तरह के ग्रह दशा वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, टी जंक्शन पे घर नहीं लेना चाहिए, फ्री में भी मिल जाना नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, जब कभी वो घर खरीदते हैं तो जो घर बिल्डिंग बनी हुई है वो घर के बाहर का जो रोड है, जहाँ से आप अपने रोड से आप अपने ड्राइवे में एंटर करते हो, उस रोड से वो घर 9 मीटर हाइट पे होना चाहिए, झुका हुआ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा करना हो तो हिल पे घर लेना, हाइट पे घर लेना वो अच्छा होता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु चंडाल योग है उसके बाद भी उनका गुरु जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उन लोगों को हमेशा उस तरह की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना चाहिए जिनके घर के करीबन 1 से 3 माइल एरिया के अंदर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो। ज़्यादातर तो 1 ही माइल बोल सकते हैं। अमेरिका में तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका में किस जितना स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप जिस घर में रहते हो, आपके आसपास के नज़दीक के स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बच्चों को रख सकते हो। तो यहाँ पे तो आसान है। इंडिया या दूसरी कंट्री में सेम थंब रूल नहीं है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि स्कूल काफ़ी दूर वगैरह होते हैं, पब्लिक स्कूल, पर्सनल, जो भी प्राइवेट स्कूल। लेकिन यहाँ पे तो ये संभावना है। अब
3 माइल तो मैक्स मैंने कह दिया, ज़्यादातर आप 1 माइल का कैलकुलेशन रख सकती हो। हाइट पे होना, अपने घर के आसपास के एरिया में स्कूल होना, और फिलहाल आपने ये प्रोग्राम सुना और आपको पता है कि आपने गुरु चंडाल योग वाली कुंडली वाले हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, शादीशुदा है, नहीं है, आपको ये भी पता है कि आपने उसके सारे विधि विधान करवा दिए हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रोग्राम के बाद अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट देखना है। थोड़ा सा शांति से बैठ के पास्ट में जिन जिन घरों से अभी तक यहाँ पे पहुँचे हुए हो ना, कुछ दोष इतने प्रभावशाली होते हैं, दुनिया घूम लो, एक ही तरह के नुकसान वाले घर में हमेशा जाते हो, लेकिन हम उस पर ऑब्जर्व नहीं करते। तो पहले माँ बाप के घर से आए होंगे, पुराना अपार्टमेंट था, घर बदला था, सारी चीज़ें देखनी है और ये समझना है कि इससे पहले जितने भी घर थे उसमें से एक जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में क्या आपको वास्तु दोष मिले, क्योंकि वो एक ही जैसा बना हुआ होगा। आप याद करके अपने घर का ड्राइंग बना सकते हो और उन लोगों को अपने घर के अंदर फिलहाल नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में जो भी रख रखाव है, जो भी सजावट है, जो भी चीज़ें रखी है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या कलर्स कॉम्बिनेशन है। कलर्स के माध्यम से मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। ऐसे लोगों को अपने घर की दिशाओं को बैलेंस करने के बावजूद भी नो मैटर व्हाट ऐसी फाउंडेशन हो जो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, किसी एक बच्चे का भी आप एजुकेशन का खर्चा प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके फैमिली में बिलोंग करता हो, ना करता हो, लेकिन अगर आप उनको एजुकेशन के लिए हेल्प करते हो तो कम से कम इस दोष से आपके जो बच्चे होते हैं उनको बहुत हद तक नुकसान जो होता है वो नहीं होता। वो उसका पूरा 100% इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसका फ़ायदा जो आपके संचित कर्म है, जो आपके आने वाले कर्म है, उसमें आपको देता है। क्योंकि गुरु चंडाल योग के बारे में 2 राह हैं। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि इस तरह के योग के साथ बंधे हुए लोग जब कितने भी अलग-अलग तरह के अपने पूर्व जन्म में जाते हैं, तो दूसरे होने वाले नए जन्म के अंदर वही पूर्व जन्म के योग जो होते हैं, जिसको आप ये बोल सकती हो कि आपके जो एक्युमुलेटिव, जो इकट्ठे हुए संचित कर्म है, उसको वो लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन के लिए फंडिंग करते हैं, डोनेशन देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, जो सात्विक भाव से हो, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी करंट लाइफ में उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो ख़त्म हो जाते हैं और आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ ना हुआ, लेकिन कम से कम आपके बच्चे जो है उसको उसका नुकसान नहीं होता है। किसी भी वजह से व्यक्तिगत रूप पे लीगल प्रॉब्लम पे आरोप आना, आक्षेप आना, करप्शन में फंसना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होना, ड्यूल पर्सनालिटी होना, किसी को कहना कुछ और होना कुछ, ये सारे दुष्प्रभाव वाले व्यक्ति अपने आसपास दिखाई दे या ड्यूल पर्सनालिटी वाले लोग आपके आसपास दिखाई दे। और फिर अगर आपको कुंडली का थोड़ा बहुत नॉलेज हो और अगर आप उसको देखना शुरू करोगे तो ये लक्षण कई बार बिना हॉरोस्कोप हाथ में उठाए, बिना कुंडली को देखे, आप व्यक्ति की पर्सनालिटी के हिसाब से भी रीड कर सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर किस तरह के अच्छे गुण है, दुर्गुण है। और सवाल ये आता है ये ऐसा क्यों है, क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसा क्यों है। तो इंसान जो होता है वो अपनी प्रारब्ध के हिसाब से जाता है। जो 100% उसको रिजल्ट देता है उसको डेस्टिनी बोलते हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को बदलने के लिए आप समझा के, उसके साथ बैठ के, उसके साथ बात करके, उसके साथ जितनी मेहनत करना चाहते हो वो सब कर चुको, सारी हो चुकी, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई भी 1% सुधार नहीं है, तो आपको अपने मकान के वास्तु और दिशाओं की हेल्प से उसके पर्सनालिटी के परिवर्तन के लिए एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। पहला उपाय है, आसपास के लोग जो हैं वो अपने फैमिली मेंबर, सोशल लाइफ, सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के लिए कोई भी चैरिटी, अपने जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो वो करना चाहिए। दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि गुरु का प्रभाव है जो सद्बुद्धि की बात करता है, अच्छी बात करता है। साउथ वेस्ट यानी कि जो डायरेक्शन है वो आपको साथ में मोह माया के साथ बांधने की कोशिश करती है। तो जब कभी आप एजुकेशन, गुरु, विद्या का दान करते हो, पढ़ाई लिखाई के लिए चैरिटी करते हो, सेम टाइम पे आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। जो बीमार व्यक्ति है, जो हॉस्पिटल में है, जो पेशेंट है, उनके लिए आप दवाइयाँ उनको डोनेट कर सकते हो।
आप हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी जो भी तरह की एसेसरीज़ होती है, कुछ लोग एम्बुलेंस डोनेट करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के इक्विपमेंट से बने हुए हॉस्पिटल बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के बीमारियों के लिए। मेरे अभी एक क्लाइंट है यहाँ पे, मिस पटेल करके, जो हमारे शो में भी आए थे। उन्होंने इंडिया में जाके अपनी मदर के पीछे पूरी आई हॉस्पिटल वहाँ पे बनाई और वहाँ पे उन्होंने चैरिटी की, और पूरी हॉस्पिटल बन जाने के बाद उसका जो भी खर्चा था वो उन्होंने पे किया। उन्होंने ये बात जिस भाव से भी की, लेकिन ऐसी आप, ये मैं नहीं कहती कि आपके पास पैसे ना हो तो करो, लेकिन आप अपने पॉकेट के हिसाब से जितनी चैरिटी कर सको आप अपने हिसाब से करो। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो होते हैं, अगर चंडाल योग के साथ जुड़ी हुई जो व्यक्ति होती है, उनको अपने घर में जब कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनाते हैं, होटल बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन के दौरान आप नई शुरुआत करते हैं, तो आपको कभी भी ये दो दिशाओं से नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आम तौर पे जो प्रिस्ट वगैरह होते हैं, वो कोई भी अच्छी नई शुरुआत करने के लिए मंदिरों के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट को बहुत शुभ मानते हैं, तो हर चीज़ की शुरुआत नई बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट से करवाते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास है, पता है कि आपकी कुंडली में, आपके घर में 4 लोग हैं, आपकी कुंडली में नहीं है लेकिन माता जी की है, सास की है, देवर की है, लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं, तो एक साथ जुड़े हुए कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक व्यक्ति को इस तरह की दशा हो, तो उनको अपने घर में नए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कभी भी नॉर्थ ईस्ट से नहीं करनी चाहिए। ये बात का आपको 100% ध्यान रखना है। दूसरी बात, साउथ वेस्ट से भी नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों की शुरुआत उस घर में आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती। ये बात तो नए कंस्ट्रक्शन वाले लोगों के लिए है। बने बनाए घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके उतना लाइब्रेरी, ऑफिस, मंदिर की व्यवस्था करनी चाहिए। किचन, बेडरूम का होना, व्यक्तिगत बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम, उनका खुद का सोना, वहाँ पे कोई भी तरह के टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर उस ओनर का, मुखिया का, घर के मुखिया का मास्टर बेडरूम की व्यवस्था, तीनों चीज़ बहुत बड़े वास्तुदोष की निशानी बन जाएगी। और वहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी में से बचाव के बजाय, फ़ायदे के बजाय नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, और वो प्रॉपर्टी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देना काम करती है, आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट देने का काम करती है। साउथ वेस्ट में एज इट इज़, जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया, साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का गराज डोर, आने जाने की व्यवस्था होना, साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का स्विमिंग पूल, ये बात आप खास नोटिस करें। अगर गुरु चंडाल योग है, कितना भी पूल अच्छा क्यों ना लगता हो, घर जाके बदल दो, लेकिन साउथ वेस्ट में पूल नहीं बनाना। साउथ वेस्ट में कोई भी डिगिंग करके, स्लोप डाउन करके, आजकल एक नई फैशन, एक नया पैटर्न निकला है, जो स्विमिंग पूल के बाहर हम बैकयार्ड में समर किचन बनाते हैं, उसको एक नया ट्रेड है कि उसको डिगिंग किया जाता है और वहाँ पे किचन बनाई जाती है। वहाँ पे पूल के अंदर, एरिया के अंदर डिगिंग करके उसके अंदर एक छोटा सा स्लोप करके किचन एंड बार बनाई जाती है। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था साउथ वेस्ट में, वाटर एलिमेंट की बनी हुई कोई भी व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद उस योग से पीड़ित लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, व्यक्तिगत एंड लीगली। पर्सनल लाइफ ख़त्म कर देता है और लीगली भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो कोई भी तरह के साउथ वेस्ट में एक्सेस का होना, यानी कि मैंने आपको गराज डोर बताया, और कोई भी तरह के साउथ वेस्ट के अंदर वाटर एलिमेंट का होना, गुरु चंडाल योग के साथ पीड़ित जो भी तरह के लोग होते हैं, या गुरु चंडाल योग वाले जो भी कुंडली के लोग होते हैं, गुरु चंडाल पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। लेकिन उसमें से जब उसके दुष्प्रभाव होते हैं तब आपको बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता है। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी नाम है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे कुछ लिमिटेशन होती है। मैंने आपको कुछ गुरु के बारे में बताया, जो आप न्यूज़पेपर सुनते रहते हो, आपको पता होता है। अगर उसमें से कुछ लोगों को सेलिब्रिटीज़ वगैरह के लिए जानने का मौका मिलता है, तो आप उसको एनालिसिस करोगे तो आपको ये सब सिम्टम्स जो है उसमें दिखाई देंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आज हमारा जो इंस्टाग्राम का शो है शायद ना हो पाए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने काम के लिए किसी के पास आई हुई हूँ। उनके कंसल्टिंग से थोड़ा सा वक्त निकाल के आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा लाइव शो का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन जब नेक्स्ट सैटरडे हम
बातचीत करने वाले हैं हमारे लाइव शो में, उसके साथ में इंस्टाग्राम का शो आपके साथ कर लूँगी। सो अभी आज के प्रोग्राम में इतना ही। वास्तु से रिलेटेड आपके और कोई भी सवाल हो या आप अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप हमारे लाइव शो में जुड़ सकते हो। और जो अब नया हमारा टाइम बदला है उसके अनुसार हम वेडनेसडे फेसबुक पे लाइव करते हैं। ये सब आपके नए सुझाव के हिसाब से हमने चेंजेस किए हैं। और 5 से 5:30 बजे हम इंस्टाग्राम पे बातचीत करते हैं। लेकिन आज मेरा स्केड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, मुझे सेम डे रिटर्न जाना है, तो इसीलिए शायद मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे बात ना कर पाऊँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे थैंक यू का मैसेज भी आने शुरू हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कभी कोई ऐसा मौका मिले कि आप लोग ज़ूम में आ सको और डायरेक्ट बात कर सको, तो मैं आपको डायरेक्टली भी लाइव क्वेश्चन आंसर के अंदर पार्टिसिपेंट कर सकती हूँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे। नेक्स्ट सैटरडे यूट्यूब के साथ हमारे लाइव शो में ज़रूर जुड़े। और जैसे मैं हमेशा जाने से पहले कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्ते।